हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मोबाइल की घंटी सुनकर सामंथा ने मोबाइल उठाया। क्या आप डॉक्टर निशांत रंजन के घर से बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? क्या आप उनकी वाइफ हैं? उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना पूछा। हाँ, पर आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप कौन हैं? निशांत का मोबाइल आपके पास आया कैसे? आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम प्रबल है। निशांत का एक्सीडेंट हुआ है, मैंने उन्हें मिशन अस्पताल में दाखिल करा दिया। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। एक्सीडेंट वह ठीक है ना? अभी 1 घंटे पूर्व ही उन्होंने मुझसे बात की थी। धैर्य रखिए, वह ठीक है। प्लीज़ आप जल्दी आइए। अभी आती हूँ कहते हुए उसने स्विच ऑफ कर दिया। मन कह रहा था कि यह सब झूठ है, पर कोई इस तरह की गलत सूचना क्यों देगा? किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत उसका मन रोने को आया। मन ही मन बुदबुदा उठी, मेरे साथ ही सदा ऐसा क्यों होता आया? जीवन में अभी तक हुए हादसे क्या कम थे कि अचानक एक और हादसा? हे ईश्वर, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरे निशांत के जीवन रक्षा अवश्य करना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए उसने पर्स में पैसे रखे तथा दरवाजा बंद करके बाहर निकली ही थी कि ऊपर बालकनी में बैठी नीलम आंटी ने पूछा, अकेले कहाँ जा रही हो सामंथा? क्या अभी तक निशांत नहीं आए? नीलम आंटी की आवाज़ ने उसे सदमे से उबारा था। उसका उत्तर सुनकर वे बोली, रुको सामंथा, इतनी रात ऐसे अकेले जाना उचित नहीं। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नीलम आंटी की बातों से टूटे मन को आस बंधी। लगा इस शहर में वह अकेली नहीं है, निशांत के अलावा भी कोई है जिन पर वह विश्वास कर सकती है। वास्तव में वह उसके लिए ममतामयी माँ जैसी ही हैं। वह उनकी मकान मालकिन है। बच्चों के बाहर सेटल हो जाने के कारण उन्होंने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है। उन्होंने उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। इसके पूर्व भी 1-2 बार निशांत के अस्पताल से लौटने में देरी होने पर उन्होंने उसके मन में बैठे अज्ञात भय से निजात दिलाई। आज भी उसकी मन स्थिति समझकर तुरंत साथ चलने को तैयार हो गई। दिवाकर अंकल ने अपनी गाड़ी निकाली। गाड़ी वह स्वयं चला रहे थे तथा वह नीलम आंटी के साथ पीछे बैठी बार बार उसके कंधे पर हाथ फेरकर उसे धीरज बना रही थी। न जाने कैसा होगा निशांत, न जाने कितनी चोट आई होगी। बार बार मन में विचारों का सैलाब आकर उसे मथने लगा। आज तक उसके साथ जो भी घटता रहा वह सिर्फ हादसे थे या वास्तव में ही मनहूस है, जैसा कि उसे बार बार सुनने को मिलता रहा। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक उसका अतीत बंद खिड़की की दरार से अड़ियल बच्चे की तरह दस्तक देने लगा। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। इसी के साथ उस पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, अतः वह उनकी जुदाई सह नहीं पाए। उन्होंने माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया तथा कभी उसका मुंह न देखने का फैसला सुना दिया। दादा दादी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। देश छोड़कर विदेश में जा बसे तथा कभी उसकी खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। उसे दादा दादी की गोद मिली। जब वे 8 वर्ष की थी तब वे दोनों एक दुर्घटना के शिकार हो गए। जबकि वह भी उनके साथ थी, उससे आश्रय स्थल भी छिन गया, पर वह दुनिया के कट सत्यों को झेलने के लिए रह गई। पापा उस समय आए थे, नाना नानी थे नहीं। उसकी एकमात्र मौसी ने जब पापा से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना करते हुए कहा, इस मनुष्य के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं। अब तुम चाहे इसे अपने पास रखो या अनाथाश्रम में डाल दो। पापा के शब्द उसके अंतःस्थल को चीरते चले गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई कैसे अपने ही खून से मुंह फेर सकता है। उन्होंने पत्नी को खोया था, वह भी तो माँ की गोद से वंचित रह गई। किंतु उसकी दुख भरी दास्ता को अभी भी विराम नहीं मिला। मौसी ने तो उसे स्वीकार कर लिया, किंतु उनके बच्चे अभय और अंकिता स्थायी रूप से उसे अपने साथ रखने के अपनी मां के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। अंकिता को तब उसके साथ कमरा शेयर करने के लिए कहा गया तो वह यह कहते हुए बिदक उठी, मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। यदि यह मेरे साथ रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वैसे भी मेरे कमरे में जगह नहीं है। अगर कभी गलती से वह उसकी या वह की किसी वस्तु को छू देती थी तो वह उसे पीट भी देते थे। मौसा जी को भी उससे कोई विशेष हमदर्दी नहीं थी। वैसे भी उन लोगों में से थे जिन्हें पत्नी के मायके से मिले उपहार तो अच्छे लगते हैं, किंतु वहाँ की छोटी से छोटी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी मात्र कुछ दिनों की ही नहीं थी, वरना जिंदगी भर की थी, जिसे निभाना सहज नहीं था। वह भी मौसी से नाराज थे। उसने एक बार मौसा जी को मौसी से कहते सुना था, जब इसके पिता ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया तो तुम्हें ही क्या पड़ी थी इसका बोझ उठाने की? हम कोई धन्ना सेठ तो नहीं, कमाई अपने बच्चों में ही पूरी नहीं होती है, अब इसका खर्च कौन उठाएगा? मौसी चुप रह गई और वह उस दिन तकिए से मुंह छिपाकर खूब रोई। वह सचमुच मानूस थी, तभी तो उसे माँ पापा का सुख नहीं मिला। माँ तो नहीं रही, पर पापा ने जीवित रहते हुए भी उसे मरा समझ लिया।
दादा दादी की आश्रय स्थली भी उससे छिन गई। जब मौसी ने थोड़ी सी खुशियां उनकी झोली में डालनी चाहिए तो अपनी खुशियों में ग्रहण लगने लगा, जिसकी जिम्मेदारी वह स्वयं थी। इसका उसे एहसास हो चला था, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने एकमात्र आश्रय को छोड़कर वह जाती भी तो कहाँ। अभय और अंकिता जहाँ शहर में प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, वहीं मौसा जी ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके कपड़ों और किताबों का खर्चा निकालने के लिए मौसा जी के निर्देशानुसार घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया गया। घर का सारा काम उसके और मौसी जी के जिम्मे आ गया। सुबह वह जल्दी उठकर मौसी का हाथ बटाने की चेष्टा करती तथा बाकी काम लौटने के बाद करती। अभय और अंकिता अपने हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अपने एक एक काम के लिए उसे तंग करना उसकी आदत बन गई। मौसी की आंखों में उसने अपने लिए दर्द महसूस किया था, लेकिन वह भी अपने पति और बच्चों के सम्मुख विवश थी। हाई सेकेंडरी करने के पश्चात उसने डीएड की ट्रेनिंग लेकर एक स्कूल में नौकरी कर ली तथा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल घर से दूर था। आने जाने में समय तथा पैसा बर्बाद होने की बात कर उसने स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने की पेशकश की, तो किसी ने भी मना नहीं किया। मन पर पत्थर रखकर जब वह विदा हो रही थी, तब मौसी ने उससे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा था, बेटी मैं विवश हूँ, मुझे सदा तेरी चिंता रहेगी। कभी कभी आकर मिल जाया करना। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। स्वयं सिद्धा बन बेटी, स्वयं सिद्धा बनी तब तो इस बेदर जमाने से टक्कर ले पाएगी। मौसी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह सच है कि मौसी के अतिरिक्त किसी ने उसे कभी अपना नहीं समझा, किंतु उसका तो वही घर है, चाहे जैसा भी हो। कुछ दिनों तक वह प्रत्येक इतवार को यह सोचकर जाती कि दूर रहने से शायद उनके संबंध सहज हो जाएं, शायद उसे उसके अपने मिल जाएं, किंतु मौसी के अतिरिक्त अब भी किसी को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं। इसका एहसास होते ही उसने वहां जाना धीरे धीरे कम कर दिया। समय के साथ उसने एमए एमएड कर लिया और कॉलेज में व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिल गई। जीवन चल निकला था। धीरे धीरे अभय और अंकिता के विवाह हो गए। अंकिता ससुराल चली गई तथा अभय को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। बच्चों के चले जाने के कारण मौसी अकेली पड़ गई। अब वे अक्सर घर जाने लगी। मौसा जी का व्यवहार भी अब उसके प्रति कुछ नर्म हो चला था। वे दोनों अक्सर उससे विवाह करने का आग्रह करती। मौसी ने तो एक दो जगह बात भी चलाई, किंतु पता नहीं क्यों वह मन से विवाह के लिए स्वयं खुद को तैयारी नहीं कर पा रही थी। उसकी मंशा जानकर वे भी शांत हो गए। सच तो यह था कि उसने स्वयं को अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लिया कि उसके पास इन सब बातों को सोचने और समझने के लिए समय ही नहीं था। इसी बीच मौसा जी का देहांत हो गया। वे और अंकिता आए तथा कुछ दिन रहकर चले गए। मौसी अकेली रह गई। एक दिन वह उनसे मिलने गई तो वो बोली, बेटा इतना बड़ा घर अकेला काटने को दौड़ता है, तो यहीं आ जा। उनका मन रखने के लिए वह उस घर में उस आंचल की छांव में पुनः लौट आई, जिसे उसे मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा। उसके लौट आने से मौसी संभलने लगी तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सच तो यह है कि घर में सब कुछ हो लेकिन सुकून न हो तो अच्छा भला आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर मौसी तो मौसा जी की मृत्यु के पश्चात न केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, अकेलेपन की त्रासदी भी भोग रही थी। जैसे ही अभय और अंकिता को उसके लौटने का पता चला, वह दोनों परिवार सहित आए तथा उसे तथा मौसी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उसके मन में यह डर समा गया कि यदि वह यहाँ रही, हो सकता है माँ से मकान और जायदाद कहीं अपने नाम न करा ले। मौसी ने उनके आशय को समझकर उत्तर दिया, तुम दोनों का डर व्यर्थ है। अरे इसने तो सदा तुम्हारा झूठा खाया, तुम्हारी उतरन पहनी, तब भी इसने कभी कोई विरोध नहीं किया, तुम्हारी किसी वस्तु पर अपना हक नहीं जमाया। तो अब जब इसने अपना मार्ग स्वयं अपनी मेहनत के बल पर तलाश कर लिया तथा उस पर दृढ़ कदमों से चल रही है, तब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर पर अपनी नजर क्यों डालेगी। वैसे भी बेटा, जिसके पैर बालू पर जमे हो रहते हैं, उन्हें ही अपने पैर के नीचे से बालू खिसकने का डर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि सामंथा यहाँ स्वयं रहने नहीं आई, मैंने इसे बुलाया। वैसे मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा, माँ हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगे। शायद तुम दोनों को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि मैं तुम लोगों की बजाय इससे अपने ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, फिर भी तुमने कभी मेरे मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यह तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की है, क्या तुम इसे प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोल सकते, मेरे निर्णय का मान नहीं रख सकते। तुमने सदा पाना ही चाहा लेकिन देना नहीं। अहंकार के वशीभूत तुम यह भी भूल गए कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब अगर मैं अपनी इस बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों। आत्मविश्वास भरे मौसी के स्वर सुनकर वह तो क्या अभय और अंकिता भी अवाक रह गए। मौसी ने उस समय तो उन्हें चुप करा दिया, लेकिन उनके मन में छाई नफरत की तपन को उसने महसूस किया था। वह तो कब की उनकी जिंदगी से निकल जाती, किंतु मौसी का प्यार ही सदा उसके पैरों में बेड़ी पहना
पहना देता था। उसे समझ में नहीं आता कि अभय और अंकिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके प्यार की एक नज़र पाने के लिए वो बचपन से उनके कपड़े प्रेस किया करती, जूते पॉलिश करती, यहाँ तक कि उनका छोटे से छोटा काम हंसते हंसते करने का प्रयास करती, लेकिन तब भी वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। उसे आज भी याद है, एक बार दीपावली पर मौसी अभय और अंकिता के लिए कपड़े लेने गई तो उसके लिए भी एक ड्रेस खरीद लाई। उसकी ड्रेस को देखकर पूरे घर में जो हंगामा मचा, उसे देखकर वह तो क्या, मौसी स्वयं स्तब्ध रह गई। उसके पश्चात उसे सदा अंकिता की उतरन ही पहनने को मिलती रही। यदि कहीं कुछ छोटा बड़ा होता तो मौसी उसे काट छाँट कर उससे पहनने लायक कर बना देती थी। समय तो गुजर गया, किंतु खट्टी मीठी यादें उसके जहन में चुपकर जब तक लहूलुहान कर ही जाती थी। इस समय भी उनकी बातें सुनकर उसने जानना चाहा, किंतु मौसी के प्यार ने उसे रोक लिया। और यह सच है कि मौसी के प्यार ने ही उसका खोया आत्मविश्वास लौटाया था, किंतु यह भी उतना ही सच है कि उसकी उपस्थिति ने उनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया। इस अपराध बोध वह कभी मुक्त नहीं हो पाई। यही कारण था कि वह अनजाने ही अंतर्मुखी होती चली गई। एक दिन वह कॉलेज से लौटी ही थी कि घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि वह उसे देखती ही रह गई। इतनी देर में मौसी भी कमरे से बाहर निकल आई, पूछ बैठी, कौन है सामंता? अरे बेटा तुम आओ आओ स्नेहा, यह निशांत है, पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, सामने वाले फ्लैट में रहता है। यह मेरी बचपन की सहेली मीना का लड़का है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है। मौसी ने उस व्यक्ति को देखकर अंदर बिठाते हुए उससे कहा। परिचय करवाया था। निशांत के व्यक्तित्व ने ना जाने ऐसा क्या था कि वह अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। उसकी एक ही नज़र ने उसके अंदर की स्त्री को जीवित कर दिया। उसकी एक झलक पाने के लिए वह घंटों बालकनी में दूसरे दिन का लेक्चर तैयार करने के बहाने बैठी रहती। साज श्रृंगार से उसे सदा नफरत रही। उसका मानना था कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए लोग व्यर्थ ही इतनी लीपापोती करते हैं, किंतु इधर कुछ दिनों से उसमें तथा उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। घंटों शीशों के सामने खड़े होकर स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोण से निहारने उसे अदिति आनंद की प्राप्ति होने लगी। कभी कभी हल्की लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी लगा लेती। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन मौसी से छिपा नहीं रहा। एक दिन वह पूछी बैठी, क्या बात है सामंता, कभी किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो बतला दे, अब तो डोली उठी जानी चाहिए। नहीं मौसी, कहकर उसने बात टालनी चाहिए, किंतु सच तो यह था कि उसका मन भी प्यार के हिंडोले में उड़ान भरने को आतुर हो उठा था। निशांत का उनके घर आना प्रारंभ हो गया था। मौसी खाने में कोई स्पेशल अच्छी चीज बनाती तो उससे ही निशांत को देकर आने का आग्रह करती। पहले तो वह कुछ ना नुकुर करती, किंतु बाद में वह स्वयं जाने को उत्सुक रहने लगी और वह भी उनके घर बर्तन लौटाने के बहाने आकर घंटों गपशप मारता रहता। चाहकर भी ज्यादा बातें नहीं कर पाती, बस कनखियों से उसे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे ऐसे देखते पाकर एक दिन निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आपकी बेटी गूंगी तो नहीं? नहीं बेटा, इसकी तो चुप रहने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम ही बताओ, ऐसे ही चुप रही तो भला आजकल के जमाने में कौन इससे विवाह करेगा? मौसी ने उसकी ओर देखते हुए मायूसी शब्दों में कहा था। मौसी का इतना कहना था कि सामंता उठकर अंदर चली गई। निशांत की आवाज उसके कानों में पड़ी, आंटी आप यदि चाहें तो आपकी गूंगी बेटी को बोलना सिखा दूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मौसी ने किंचित आश्चर्य से पूछा था। आंटी, यह सामंता की स्वीकृति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। निशांत ने सीधे सपाट शब्दों में कहा था। बेटा तुम यह क्या कह रहे हो? हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, क्या मीना इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? और फिर तुम्हें भी यह बता देना चाहती हूँ कि सामंता मेरी अपनी पुत्री नहीं, मेरी बहन की बेटी है, किंतु मैंने इसे अपनी बेटी समझकर ही पाला है। आंटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बेटी है या किसी अन्य की, उसकी जाति क्या है, तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ तथा उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। मौसी की सहेली मीना ने अपने पुत्र की इच्छा का मान रखा तथा उसे बहू बनाकर घर ले आई। पहली बार उसे लगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। निशांत ने उसके मन के कोरे कैनवास पर ही रंग भर दिए, जिसमें डूबकर वह सतरंगी आसमान में जाकर बैठी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि निशांत का स्थानांतरण हो गया, नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ वहाँ अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली खाली हो गई थी। मौसी की भी बेहद याद आती। अपने मन की बात बताती तो वह कहती, बेटा अब तू मेरी चिंता छोड़, अपने घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा आज तक कौन माँ बाप के पास रह पाया, नौकरी में तो यह सब चलता ही है, सोचकर मन लगाने की कोशिश करने लगी। ब्रेक की आवाज ने उसकी अनवरत चलती विचार श्रृंखला पर रोक लगा दी। गाड़ी एक चौराहे पर खड़ी थी। कुछ देर पहले ही वहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया। मार्ग साफ होने पर लोग जहाँ से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को बेसब्री देखकर उसे लगा, सच चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है, किसी को किसी की परवाह नहीं रहती, जिस पर बीतती है वही सबको झेलने को सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया, घबराहट और पसीने में लगभग
नहाई सामंथा ने विचलित स्वर में पूछा, आंटी अभी और कितनी दूर है अस्पताल? बस पहुंच ही रहे हैं, दिवाकर अंकल ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर नीलम आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढांढस बनाने लगी। अस्पताल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वह आदमी जिसने फोन किया आ गया। वह उन्हें निशांत के पास ले गया। निशांत के हाथ पैरों तथा सिर में पट्टी बंधी देखकर वह होश खो बैठी। नीलम आंटी ने किसी तरह उसे संभाला। वह आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा जिसने निशांत को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की। कुछ संभलने पर उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया तो उसने नम्र स्वर में कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। दिवाकर अंकल ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यदि आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाता। दिवाकर अंकल ने उससे नंबर पूछकर निशांत के माता पिता तथा उसकी मौसी को इस दुर्घटना सूचना दे दी। तब तक अस्पताल में भी निशांत के एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। सीएमओ तथा सीएमएस भी आ गए। उन्होंने न केवल निशांत की हालत के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली वरना उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। जाते समय उससे कहा, हमारे अस्पताल से इस अस्पताल में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। आपकी सहायता के लिए हम एक हेल्पर भेज रहे हैं, कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कीजिएगा। दिवाकर अंकल उसके खाने के लिए कुछ सामान ले आए। उसने मना करने पर भी नीलम आंटी ने उससे जबरदस्ती खाना खाने का आग्रह करते हुए कहा, बेटी मैं जानती हूँ तुम्हारा खाने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में भूखा रहना न तो तुम्हारे लिए अच्छा और न ही तुम्हारी कोख में पल रहे नवजात शिशु के लिए। चिंता मत कर बेटी, निशांत ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। निशांत को आईसीयू यूनिट में रखा गया था। डॉक्टर होने के कारण उसकी विशेष देखभाल भी हो रही थी, किंतु अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू में सिर्फ एक ही अटेंडेंट रह सकता है। अतः दिवाकर अंकल ने स्वयं रुकने की पेशकश करते हुए उसे घर जाने के लिए कहा, किंतु वह निशांत को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अतः वे दोनों उससे यह कहकर चले गए कि अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। यह निशांत के बेड के पास पड़ी बेंच पर बैठ गई। निशांत को नलियों से जकड़ा देखकर चिंता में नसों में तनाव होने लगा। सासू माँ के शब्द याद आए, बहू अपनी धरोहर तुम्हें सौंप रही हूँ। आशा अपनी जान से ज्यादा तो इसकी परवाह करेगी, किंतु वह अपना वचन कहाँ पूरा कर पाई। निशांत के पूरे शरीर को पट्टियों में जकड़ा देकर आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु कोई पहुंचने वाला नहीं था। जो निशांत उसकी परेशानी पर आई पसीने की एक बूंद देखकर भी परेशान हो उठता था, वही आज उसकी स्थिति से बेखबर बेबस पड़ा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के कहे शब्द उसे मन ही मन मथे जा रहे थे। कल जब उसके सास ससुर आएंगे तब वह कैसे सामना करेगी उनका। बार बार मन में एक ही आवाज़ निकल रही थी, हे ईश्वर तुम मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे निशांत की जान बख्श दो। यही तो मेरी आत्मा, मेरा जीवन है। उन्होंने ही मुझे जीवन के अंधकूप से बाहर निकाला है, क्या तुम फिर मुझे उसी अंधेरे कुएं में ढकेलना चाहते हो। निशांत के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी, कैसे कोख में पल रहे शिशु की देखभाल कर पाऊंगी। क्या उसे भी मेरे समान किसी के टुकड़ों पर पलना होगा। अचानक एक अस्पष्ट सी चीख निशांत के मुंह से निकली। वह दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर आए, चेक किया तथा नर्स को इंजेक्शन लगाने का आदेश देकर चले गए। उसने पूछना चाहा तो कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय पश्चात दूसरे डॉक्टर आए। वह चेक कर ही रहे थे कि दिवाकर आंटी अंकल आ गए। डॉक्टर ने इमरजेंसी ऑपरेशन करने की आवश्यकता महसूस करते हुए खून का इंतजाम करने को कहा। दिवाकर अंकल तुरंत ही खून का इंतजाम करने चले गए और वह बेबस और बदहवास सी शून्य में निहारती रह गई। माँ घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पेट में हलचल हुई। इस एहसास ने उसके टूटे दिल को तसल्ली दी। निशांत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी उसके सास ससुर मौसी को साथ लेते हुए आ गए। उनको देखते ही वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। मौसी आंखों में आंसू लिए उसके कंधे सहला रही थीं कि उसकी सासू माँ ने कहा, रो मत बेटी, हिम्मत रख, यह हम सबकी परीक्षा की घड़ी है। कल ही तरुण आया है, वह सब संभाल लेगा। सासू माँ के शब्द सुनकर कुछ हिम्मत बंधी थी, क्योंकि तरुण निशांत का मित्र ही नहीं, एक कुशल सर्जन भी है। उन दोनों ने साथ साथ एमबीबीएस किया। तरुण एमएस करने के लिए स्टेट से बाहर चला गया था, जबकि निशांत ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। यद्यपि वह तरुण से मिली नहीं थी, बस टेलीफोन से ही बात हो पाई थी, लेकिन जितना उसने निशांत से सुना था उससे उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह अजनबी है। तरुण को उनके विवाह में सम्मिलित न हो पाने का बेहद दुख था। बार बार यही कहता था, यार विवाह तो तूने मेरे बिना कर लिया, लेकिन एक ग्रांड पार्टी मेरे लिए
ग्रांड पार्टी लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। और अब लौटा भी तो पहली खबर उसे भाई समान मित्र के एक्सीडेंट की ही मिली। उसी पल वह बिना रुके चल पड़ा। आते हुए डॉक्टर से बात करने चला गया। वह निशांत का मित्र ही नहीं, एक सर्जन भी है। जानकर डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर में आने की इजाज़त दे दी। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ तब तक वह भी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ रहा। ऑपरेशन सफल हुआ है जानकर तनाव से खिंची नसों को थोड़ा विश्राम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला। तब सासू माँ के आग्रह पर घर चली गई। उस रात उसे ऐसी नींद आई जैसे कि बरसों से सोई नहीं है। वैसे भी जब अपनों का साथ हो तो इंसान कठिन से कठिन विपदाओं को भी हंसते हंसते झेल लेता है। कुछ ही घंटों में इस शाश्वत सत्य ने उसका परिचय हो गया था। 15 दिन बाद निशांत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सबके चैन की सांस ली। निशांत को आराम की आवश्यकता थी, अतः यह निर्णय लिया गया कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि निशांत को घर दिल्ली ले चलें। वहाँ भी एक बार उसका पूरा चेकअप करा लिया जाए। कुछ अन्य टेस्ट जिनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है, तरुण के अनुसार करवाने आवश्यक थे, क्योंकि सफल ऑपरेशन के बावजूद निशांत के सिर का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था। मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे कि जिस गाड़ी से वे जा रहे थे उस गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाने के कारण वह किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आईं, लेकिन पीछे की सीट पर लेटे निशांत का सिर आगे की सीट से इतनी जोर से टकराया जिससे कि उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। शायद घाव पूरी तरह भरा नहीं था। तरुण अपनी चोट की परवाह किए बिना खून को रोकने का प्रयत्न करने लगा। निशांत की हालत देखकर एक भले मानुस से लिफ्ट तुरंत मिल गई थी, किंतु फिर भी अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। उधर निशांत की हालत देखकर घबराई सामंथा के पेट में हलचल शुरू हो गई। उसे भी आपात कक्ष में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा। सामंथा की नाजुक स्थिति देखकर ऑपरेशन द्वारा आपात डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने निर्णय लिया। जिस समय सामंथा ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन को देने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी समय निशांत के जीवन की डोर टूट गई। सच, जीवन मरण पर किसी का जोर नहीं है। जिसे जाना होता है उस पर चाहे लाख पहरे लगा दो, वह चला ही जाता है और आने वाला लाख पहरे तोड़कर आ ही जाता है। अगर इंसान की इच्छा अनुसार ही सब होता जाए तो संसार से दुखों का नामो निशान ही मिट न जाए। सच, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। शायद यही जीवन का शाश्वत सत्य है। सामंता की नाजुक हालत को देखकर निशांत की मृत्यु की खबर को उससे छिपाने का उसके घर वालों ने काफी प्रयास किया, किंतु कब तक उससे इतनी बड़ी बात को छिपाकर रखा जा सकता था। भेद खुलना था, खुल ही गया। उनके चेहरे पर छाई उदासी न चाहते हुए भी सब कह गई। वह जीते जी ही मर गई थी। उसका न खाने का मन करता और न ही किसी से बातें करने का। बस टकटकी लगाए अपनी पुत्री को देखती रहती। क्या यह भी उसी की तरह मनहूस है जो पैदा होते ही पिता को खा गई, या उसकी अपनी मनुष्यत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया। मन कहता है जो हो गया सो हो गया। अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी एक हादसा समझकर भूल जाएं और नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करें। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या उसकी बच्ची को भी उसी के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा? कभी माँ समान सासू जी, कभी पिता समान ससुर जी, तो कभी मौसी आकर उसके मन के सूनेपन को अपनी हल्की फुल्की बातों से भरने का प्रयास करती। लेकिन उसकी हंसी तो निशांत के साथ ही चली गई थी। उसकी यादें उसे न चैन से जीने दे रही थी और न ही मासूम की मासूमियत उसे मरने दे रही थी। कभी सोचती ऐसे जीवन से तो मरना ही श्रेयंकर है, किंतु अब वह अकेली तो नहीं है। उसके पास तो निशांत का अंश है जिसके लिए उसे जीना ही है। बार बार यह वाक्य मन ही मन दोहराती, लेकिन क्षण भर में ही उसके स्वयं से किए प्रण उसे धोखा दे जाते और वह एक अंधी खाई में डूबने उतरने लगती। आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अब वह कहाँ जाएगी? क्या ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे या वह मौसी के पास मौसी के साथ चली जाए?
अभी सोच ही रही थी कि सासू माँ तथा पिता समान ससुर जी उसे डिस्चार्ज करवाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेने उसके पास आए। उसकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान कर वह चुपचाप उनके साथ चली आई। मौसी भी कुछ दिन उसके पास रहने के पश्चात जाने लगी तो वह पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन की बात उनके सामने रखने पर वह बोली, बेटी तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोचती है? कोई इंसान मनहूस कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो तेरी गोद में हंसती खेलती बच्ची न होती। सुख दुख के पल हर इंसान के जीवन में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि किसी के जीवन में हादसे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। यह भी एक अटल सत्य है। हिम्मत रख मेरी बच्ची, जो चला गया उसे तो कोई लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ है उसी में अपनी खुशी ढूंढ। खुशनसीब है तू कि तुझे इतनी प्यार करने वाली ससुराल मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। उनकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसे दिलासा दे रही हैं या स्वयं को। समय के काल चक्र को कौन रोक पाया है? वह तो अनवरत गति से चलता रहता है। दिन रात उसके जीवन में भी आ जा रहे थे, लेकिन न तो दिन का उजाला उसके जीवन को रोशन कर पा रहा था और न ही रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधेरे को ढक पा रहा था। जी तो वह रही थी, लेकिन जीने की सारी आकांक्षा समाप्त हो गई थी। संतोष था तो इतना कि उसकी बच्ची को दादा दादी का प्यार मिल रहा था। कभी कभी तरुण आकर अपने कह कहों से उसके मन के सूनेपन को भरने का प्रयास करता। उसी ने बच्ची का नाम निशा रखा था, निशांत की निशा। प्यार से सब उसे निशु बुलाने लगे। जब भी निशा को वैक्सीन लगवानी होती, माँ जी उसे ही साथ भेजती और वह भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था। उसे आश्चर्य होता जब वह निशांत के समान ही आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी खड़ी करके आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता, या कभी हल्के रंग की साड़ी पहन लेती तो कहता, और कोई रंग नहीं मिला पहनने के लिए? क्या बुड्ढों जैसी पसंद है तुम्हारी? एक दिन उसे सफ़ेद रंग की साड़ी पहने देखकर बोला, यह सफ़ेद रंग देखकर मैं बोर हो गया हूँ। अस्पताल में भी यही रंग और यहाँ भी यही रंग। आखिर कुछ तो अंतर होना चाहिए घर और अस्पताल में। तरुण का वाक्य सुनकर वह चौंक ही गई थी। यही वाक्य उसे निशांत से सुनने को मिला जब उसने एक बार स्कूल के किसी फंक्शन के लिए खरीदी सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। सच में दोनों की रुचियों में गजब की समानता थी। मन की बात उससे कही तो वह बोला, रुचियां एक जैसी क्यों नहीं होंगी? मेरा बचपन का दोस्त था वह, शायद आप नहीं जानती। हमने कक्षा 1 से मेडिकल की पढ़ाई साथ साथ की थी। MS करने मैं बाहर क्या गया कि वह मुझे सदा के लिए छोड़कर ही चला गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तेराई। एक दिन वह निशा को सुलाकर लेटी ही थी कि माँ जी उसके कमरे में आई तथा बोली, बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे अपनी ओर देखकर वह पुनः बोली, बेटी यह सच है कि निशांत जहाँ हमारा पुत्र था वहाँ तेरा पति भी था। उसके जाने से जहाँ हम दुखी हैं उससे भी ज़्यादा तेरी तरफ से चिंतित भी हैं। बेटी, स्त्री के लिए पति का क्या महत्व है यह एक स्त्री से अधिक कोई नहीं समझ सकता। एक स्त्री का सारा साज श्रृंगार खुशियां पति के साचर में ही निहित होती हैं। पहले तू हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी है। भला कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं? बेटी, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव रख रही हूँ। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसे माने या ना माने। एक गहरी दृष्टि उस पर डालकर वह पुनः बोली, बेटी बच्चे को माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार की संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और आज्ञा भी ले रही हैं। आप माँ हैं, आप जो चाहें पूछ सकती हैं। सामंता ने कहा, बेटी तरुण तुझे कैसा लगता है? अगर तेरी सहमति हो तो मैं तरुण से बातें करके देखूं। माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं। निशांत का स्थान मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं निशांत की यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर दूसरे विवाह की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती।
और फिर क्या आप स्वयं निशु के बिना रह पाएंगी? सामंथा माँ जी के अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित स्वर में बोली, यह सच है कि निशु के बिना रह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक लगाती खुशियों को लौट जाने दें? मैं जानती हूँ बेटी, इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। साथ ही यह मत भूलना कि जीवन इतना आसान नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। जीने के लिए अनेकों समझौते करने पड़ते हैं। कभी कभी इंसान से समझौते स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करता है, तो कभी कभी परिस्थिति बस करने पड़ते हैं। आखिर हम तो पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाएं। तरुण को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए, निशु के लिए चाहत देखी है। निशु हमारी पोती ही नहीं, निशांत का अंश भी है। हम नहीं चाहते कि कभी उसे किसी अभाव में जीना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़े। वैसे भी बेटी किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, उसे चलना ही पड़ता है। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछते हुई वह चली गई। सामंता की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ को तो नहीं देखा, पर मौसी से माँ जैसा प्यार अवश्य पाया था। पर सासू माँ से माँ जैसा प्यार मिलना उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके पिता ने उसे अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर उसे मनुष्यत कहा। जो आवरण उड़ाया था, उसे आज सासू माँ ने अपने प्रेम से उतारकर उसे बेटी जैसा मान सम्मान भी दिया है। यहाँ तक कि वे उसकी खाली झोली में संसार की सारी खुशियाँ डालकर उसके लंबे पर मुस्कान लाना चाहती हैं, पर वह उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करे? उसने तो सिर्फ निशांत को चाहा है। तरुण के साथ तो वह माँ जी के कहने पर सिर्फ निशांत का मित्र होने के कारण चली जाती है या बातें कर लिया करती है। उसने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं। फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी की इच्छाओं और भावनाओं से खेलना क्या उचित होगा? ऐसा करके क्या वह तरुण या उसके माता पिता की नज़रों से गिर नहीं जाएगी? कहीं ऐसा न हो कि वह माँ जी का प्रस्ताव सुनकर भड़क जाए और दो परिवारों की मित्रता में ग्रहण लग जाए। माँ जी को भ्रम हो गया होगा, तरुण भला उसके साथ विवाह क्यों करना चाहेगा? उसके लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? अगर वह उसके साथ विवाह कर भी लेगा, तो वह क्या पूरी जिंदगी उसे इस एहसास के साथ नहीं बितानी पड़ेगी कि वह उस पर दया कर रहा है? माना आज वह निशु से स्नेह करता है, पर क्या कालांतर में जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तो क्या वह समान व्यवहार कर पाएगा? नहीं नहीं, वह अपने सुख के लिए निशु की जिंदगी में जहर नहीं घोलेगी। जैसी जिंदगी उसने स्वयं जी है, अपनी पुत्री को नहीं जीने देगी। वह माँ जी को साफ साफ शब्दों में अपना फैसला सुना देगी। कुछ वर्षों को छोड़ दे तो उसने सारी जिंदगी अपनी परेशानियों को स्वयं सहा है, उनसे जूझते हुए अपना मार्ग तलाशा है, तो फिर अब क्यों कमजोर पड़ रही है? अचानक उसे मौसी के शब्द याद आए, मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। स्वयं सिद्धा बन बेटी, स्वयं सिद्धा बन, तभी तो इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। वह स्वयं सिद्धा बनेगी, वह दूसरा विवाह कर क्यों किसी की नजरों में दया का पात्र बने? क्यों अपने तथा अपनी बेटी के जीवन की रक्षा की भीख मांगे, जब उसके पास सासू माँ और ससुर जी जैसे अपने हैं? क्या अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं, कभी नहीं। वह उनका सहारा बनेगी, अपनी बेटी को भी किसी की दया पर नहीं वरना सम्मान से पालेगी, नहीं वरना रहना भी सिखाएगी। वह विवाह से पूर्व भी नौकरी किया करती थी, अनुभव और योग्यता उसके पास है ही। प्रयत्न करेगी तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पिछले कुछ महीनों से उसके मन में चलता द्वंद्व थम सा गया। अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए वह सुबह की किरण का इंतजार करने लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।